नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री धामी बागेश्वर पहुंचे। उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई और बाइक रैली के साथ जनता का अभिनंदन किया। सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विजय संकल्प रैली में इस विशाल जनसमुदाय को देखकर ये विश्वास हो गया है कि आप लोगों ने फिर से देवभूमि में कमल खिलाने का निर्णय कर लिया है। हमारी सरकार जो भी घोषणा करेगी उन्हें पूरा करेगी, धरातल पर उतारेगी। रैली के आज विजय संकल्प यात्रा के प्रारंभ में मैं इतना विशाल जनसमूह यहाँ पर देख रहा हूँ। कल हमने हरिद्वार में भी इस यात्रा का शुभारंभ किया था। वहां पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा उस यात्रा को वहां पर प्रारंभ किया गया। मैं देख रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन हो गया है कल की हरिद्वार की विजय संकल्प यात्रा और आज बागनाथ की भूमि बागेश्वर की इस विजय संकल्प यात्रा को देखकर कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से आज देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, आप सबका आशीर्वाद एक बार देवभूमि में फिर से आप सब लोगों ने निर्णय कर लिया है कमल खिलाने का। आप सभी की मौजूदगी बता रही है कि आपने विपक्ष की बकवास को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विकास को चुना है। मैं आप सबसे वादा करना चाहता हूं कि आपके इस आशीर्वाद के बदले हम आपको एक विकसित बागेश्वर देंगे और एक विकसित उत्तराखंड देंगे। उसके लिए हम लगातार काम करेंगे। जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है, तब से लेकर अभी तक लगातार 500 से भी अधिक हमने फैसले लिए हैं। और केवल फैसले ही नहीं लिए हैं, उनके शासनादेश भी निकाले हैं। हम उत्तराखंड को लगातार आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी हमने वात्सल्य योजना प्रारंभ करी थी। हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां कोरोना से माता पिता या उनके घर से जो भी कमाने वाला माता या पिता में से किसी की अगर मृत्यु हो गई है तो उन बच्चों को वात्सल्य योजना के तहत 3,000 रुपए की धनराशि प्रत्येक महीने भरण पोषण के लिए दिए जाने की हमने व्यवस्था की है। महालक्ष्मी की योजना प्रारंभ करी है। नौजवान भाइयों को जैसा मदन जी भी बता रहे थे कि हमने 24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और ये भर्ती की प्रक्रिया ही प्रारंभ नहीं गई है। हमारा लक्ष्य है कि अगले 3-4 महीनों में सारी की सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए और जो 24,000 पद जो लोक सेवा आयोग की परिधि के अंदर आने वाले हैं वो सारे के सारे भर दिए जाएंगे। लगातार सेना के मनोबल को बढ़ाने का काम किया, चाहे आज गलवान की घटना हो, चाहे गलवान का युद्ध हो, चाहे वो म्यांमार की घटना हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, सेना का मनोबल लगातार बढ़ा है। सेना पहले भी बहादुर थी। सेना अदम्य साहस और वीरता का हमेशा परिचय देते आएंगे। भारत की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक सेना है, लेकिन उसके मनोबल को गिराने का काम हमेशा उस पार्टी ने किया जिसने देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन किया। 55 वर्षों तक जिन्होंने राज किया, उन्होंने कभी सैनिकों की और सैनिक परिवारों की चिंता नहीं करी। आज चुनाव आ गया तो पोस्टर भी लगा रहे हैं, सैनिकों का झूठा सम्मान भी कर रहे हैं। मैं जानता हूं हमारे उत्तराखंड के लोग, हमारे उत्तराखंड के सैनिक सब राष्ट्रभक्त हैं, वो इनके बहकावे में। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बागेश्वर में विजय संकल्प यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड का विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान 2G, 3G समेत देश में कई अन्य घोटाले हुए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार ने अपने अब तक के 7 साल के कार्यकाल में देश को विकास के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस का काम
2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, सड़कों के घोटाले से लेकर अंतरिक्ष घोटाले से लेकर सब पताल तक के घोटाले। 7 साल मोदी सरकार को हो गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से लेकर पूरा गांधी खानदान लग जाए तब भी 7 पैसे का आरोप नरेंद्र मोदी सरकार पर नहीं लगा पाया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब इन्होंने तेलंगाना राज्य बनाना था। इनके अपने कांग्रेस के सांसद ही विरोध करते थे, उनको मार्च उठाकर सदन से बाहर फेंक देते थे। कांग्रेस के सांसद मिर्ची पाउडर लेकर आते थे, बाकी सांसदों की आंखों में फेंकने का काम करते थे। ये कैसी कांग्रेस की सरकार थी जो राज्य को बनाना चाहती थी लेकिन बना नहीं पाती थी। रात के 12 बजे उन्होंने बेड़ा गर्क करने का काम किया था। मैं अंतर बताना चाहता हूं, एक तरफ हमने 3 राज्य बनाए जिनमें से एक उत्तराखंड था। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने चारों दिशाओं में विकास करने का काम किया है मेरे भाइयों बहनों, चारों दिशाओं में। और अब जब एक नौजवान के हाथों में उत्तराखंड की बागडोर आई है, पुष्कर सिंह धामी जी और नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन की सरकार आई है तो विकास रुकेगा नहीं, 4 गुना ज्यादा रफ्तार से चलेगा। कांग्रेस के समय तो वैक्सीन 40 साल तक दुनिया भर के देशों से इंपोर्ट करके लाते थे, आयात की जाती थी, फिर आपको बच्चों को लगाने का काम उस समय किया जाता था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने दुनिया की ओर नहीं देखा, आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया और आत्मनिर्भर भारत में एक नहीं 2 वैक्सीन बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। और 2 वैक्सीन बनाई भी, और मेरा उत्तराखंड वो राज्य है जिसने पहली डोज 100% लगाने का काम भी किया। मैं मुख्यमंत्री जी को और सारे बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी में सड़क देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता को समर्पित कर दिया। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है। असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन खटीमा स्थित भारामल बाबा मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने मंदिर परिसर में सबसे पहले जलाभिषेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि और चहुमुखी विकास की कामना की। इसके बाद भारामल बाबा की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैठने की उचित व्यवस्था, शौचालय आदि के निर्माण कार्यों को कराने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर में प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान सीएम के साथ सांसद अजय टमटा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की टिकटों को लेकर 40% आरक्षण देने की बात अब आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड की महिलाएं भी जोर से उठा रही हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं ने भी पार्टी हाईकमान से सिफारिश की है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए महिलाओं को 40% आरक्षण दिया जाए। राजपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता आशा टमटा ने एएनबी न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा कि वो जनता के बीच कई मुद्दों को लेकर जाएंगी, जिसमें महंगाई, रोजगार का मुद्दा प्राथमिकता के तौर पर रहेगा। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं। विधानसभा सीट की तैयारियों को लेकर के इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशा टमटा जी हैं, जो राजपुर क्षेत्र से तैयारी कर रही हैं विधानसभा सीट और कांग्रेस की नेत्री रही हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियां उनकी चल रही हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे। जी मैडम, पहला सवाल तो आपसे ये है कि जिस तरह से टिकट को लेकर के आप दावेदारी कर रही हैं, तो क्या कितना मान रही हैं आपको टिकट कांग्रेस पार्टी देगी? एक्चुअली उत्तराखंड जो बना है महिलाओं के बहुत सक्रिय योगदान की बदौलत बना है और मुझे लगता है जो प्रतिनिधित्व आज महिलाओं को दिया जा रहा है, मैं कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों की भी बात करूँगी, सभी जगह बहुत कम है। तो पहली बात तो ये है कि यूपी में जो प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं को टिकट देने की जो प्रतिज्ञा ली है, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ के नेतृत्व को भी इस बारे में सोचना चाहिए और 40% महिलाओं का टिकट सुनिश्चित करना चाहिए। और इसे लेकर दूसरी बात यह है कि जहाँ तक महिलाओं की विनेबिलिटी की बात आती है, महिलाएं उत्तराखंड की बहुत कर्मठ हैं। मैं भी राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रही हूँ और 2014 से लगातार मैं इस विधानसभा में काम कर रही हूँ। इस तरह से हम बात करें तो किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे अगर आपका टिकट हो भी जाता है? सबसे जो बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा मुझे लगता है वो लगता है बेरोजगारी का। बेरोजगारी है, महंगाई है और ये सरकार खनन माफिया को लगातार अपने पूरे टेन्योर में इन्होंने संरक्षण दिया है, जिसकी वजह से जो हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन है उत्तराखंड की, उसके साथ तो छेड़छाड़ हो ही रही है, तो राजस्व की हानि भी हो रही है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जो आम जन के मुद्दे हैं, जैसे गृहिणियों के मुद्दे आप लगा लीजिए, सिलेंडर के रेट कहाँ पहुँच गए हैं। यूपीए के समय जो था बहुत इजी था, सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं, मतलब आम जन का जीना दूभर हो गया है। बीजेपी का ये सीट जो है राजपुर जो विधानसभा है वो बीजेपी के कब्जे में है और वहाँ से कई बार विधायक रहे हैं जो बीजेपी के प्रति। किस तरह से आप उनको जो काम है, जो जिस तरह से उन्होंने जो काम नहीं किए होंगे या फिर जो किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच? देखिए, क्षेत्र में लगातार भ्रमण हो रहा है और क्षेत्र से जो क्षेत्र की जनता की आवाज़ है कि परिवर्तन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से मैं स्थानीय विधायक की भी बात करूंगी और सभी विधानसभाओं में यही हाल है कि भारतीय जनता पार्टी से आम जन बहुत नाखुश है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी आशा टमटा जी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि 2022 के चुनाव में कई मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जाते हैं और जनता परिवर्तन चाह रही है। अपने सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश खनेडा, एएनबी न्यूज़, देहरादून। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है।
मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं। और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने सरकार पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देते हुए डिबेट के लिए आमंत्रित किया। कोठियाल ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। चुनौती देना चाहता हूं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मिनिस्टर्स को, दोनों के अधिकारियों को, कि आओ और मेरे साथ में डिबेट करो। मैं तुम्हें समझाता हूं कि खाली फ्री बिजली नहीं, हम जो घोषणाएं कर रहे हैं उनको वाकई में कैसे हम जमीन पे अमल करके दिखाएंगे। आज 19 तारीख है, 21 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूं। मैं आमंत्रित करता हूं बीजेपी और कांग्रेस, इन सबके जो समझदार लोग हैं, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल समझते हैं अपने को, कि मेरे साथ आइए। मैं जा रहा हूं वहां पे कुछ और लोगों के साथ में डिस्कस करने और देखने और सीखने कैसे अच्छे स्कूल चलते हैं। उन स्कूलों में जाकर के, वहां पे जाकर के किस तरीके से वहां फंक्शनिंग हो रही है। मैं जा रहा हूं मोहल्ला क्लिनिक में, दिल्ली में जो चल रही हैं। मैं जा रहा हूं वहां के हॉस्पिटलों में कि किस प्रकार से वहां पे फ्री और अच्छे प्रकार की हाई क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ की जो स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं बीजेपी कांग्रेस को, आइए मेरे साथ चलिए, और मैं आपको वहां पे लेके जाकर के दिखाना चाहता हूं कि खाली हम फ्री बोलने। हल्द्वानी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हनी बी फेस्टिवल में पहुंचे प्रदेश के कृषि और उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने मौन पालन के क्षेत्र में निरंतर हो रहे नए प्रयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसान की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में मौन पालन भी एक बेहतर विकल्प है। अगर किसान मौन पालन की ओर अग्रसर होते हैं तो आने वाले समय में मौन पालन से 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना से ज्यादा मुनाफा किसानों को मिलेगा, क्योंकि मौन पालन से निकलने वाले शहद सहित अन्य औषधियां बेहद कारगर है। लिहाजा राज्य सरकार भी मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठा रही है। सरकार की जो मंशा है वो मंशा है किसानों की आय को दुगना करना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक परिकल्पना है कि किसानों की आय दुगनी करनी, और हमें मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हम तकरीबन अपने टारगेट के नज़दीक पहुंच गए हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह किसान को खेती के साथ साथ और अतिरिक्त सुविधाएं एलाइड सेक्टर की दें ताकि किसान की आय बढ़े और वो उसकी आर्थिकी मजबूत हो। तो उसी की दृष्टि से अभी हम लोगों ने इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल किया, उसके बाद हम लोगों ने हरिद्वार में इंटरनेशनल मशरूम फेस्टिवल किया, उसके बाद हम लोगों ने टिहरी गढ़वाल में इंटरनेशनल स्पाइसेस और वेजिटेबल फेस्टिवल किया, और उसी कड़ी में ये इंटरनेशनल हनी बी फेस्टिवल हल्द्वानी में है, और इसके बाद इंटरनेशनल हमारा मिलेट्स फेस्टिवल। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली प्रस्तावित रैली को भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिसको लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का जिम्मा दिया गया है। वहीं बीजेपी पदाधिकारियों ने रैली में 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य बनाया है। बैठक में सभी पदाधिकारियों को रैली की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए, जिसमें तय हुआ है कि रैली में हर बूथ से लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 24 दिसंबर को नैनीताल में आ रहे हैं। उनके ये महारैली ऐतिहासिक होगी।
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के नंबर 1 नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सब लोगों के बीच में आ रहे हैं। संभावित 30 तारीख को गोलापार इंटरनेशनल स्टेडियम में वो हम सब उत्तराखंड वासियों को और विशेषकर हम सब लोगों को अपना मार्गदर्शन देंगे। इस उत्तराखंड की जनता के बीच में अपना संवाद करेंगे। हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और हम सब लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लंबे समय से हम सोचते थे कब हमारे ज़िले में आएंगे। नैनीताल ज़िले में आ रहे हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र गोलापार में आ रहे हैं। इसलिए जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह है वहीं जनता में भारी उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। उनके नाम से ही लोग हम जो तैयारी कर रहे हैं वो 1 लाख की भीड़ को मान करके चल रहे हैं, लेकिन हम ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि भीड़ बढ़ेगी, 1 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था भी हमें बना कर रखनी होगी। क्योंकि हर मामले में नरेंद्र मोदी चूँकि देश के नहीं इस दुनिया के नेता बन गए हैं, हर आदमी की इच्छा है उनसे उनके विचार सुने, उनकी बातों को सुने, वो देश को इतने आसानी से कैसे चला। खबर गदरपुर से है, जहां कांग्रेस ने महिला सम्मेलन का आयोजन किया। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा ने कार्यक्रम में शिरकत की। महिला सम्मेलन की जिला अध्यक्ष रीना कपूर ने नेट्टा डिसूजा का जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्र के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद रहीं। संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती आई है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की किसी भी कार्यकर्ता महिला विरोधी का कार्य करती है तो उस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी दंडात्मक कार्रवाई करती है। क्योंकि हमारी श्री प्रियंका गांधी जी ने भी उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है और यहाँ भी यही चल रहा है कि महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग करा जाएगा। मैंने 2009 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था जिसमें मैं बहुत अच्छी वोटों से विजयी हुई थी और तब भी यही कहा गया था कि रीना कपूर जैसी महिलाएं हमने आपके चुनाव में देखी है, हमने इस तरह से महिलाओं को कभी भी सड़कों पे उतरे हुए नहीं देखा। मैं धन्यवाद करूंगी अपनी क्षेत्र की महिलाओं का जो हर समय मेरे साथ हर जगह तैयार रहती हैं चलने के लिए। मुझे उनका पूरा सहयोग मिलता है। इसकी खंडन हमने भी की है, मेरी पार्टी ने और मेरे कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप ने। हम इतने महिलाओं के हित में बात करते हैं कि अगर हमारे खुद के विधायक ने भी कुछ गलत किया हो तो उस बात का निंदा करते हैं। हम इनके जैसे नहीं हैं जो अपने घर में ही और अपने विधानसभा में ही रेपिस्ट रखे। हम वैसे नहीं हैं। जो दुख की बात है कि इस सरकार में जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है उनके खुद के पति रेप एक्यूज्ड है, वो उसको भी छुपा रही है और बचा रही है। संदेश है कि महिलाएं पूरे उत्तराखंड के एक होके ये सरकार को, ये महिला विरोधी सरकार को जो प्रदेश में भी है, केंद्र में तो 2024 में जवाब देंगे ही देंगे, पर अभी जो 2022 में प्रदेश में ये जो महिला विरोधी सरकार है उसे उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। उत्तराखंड में बढ़ चढ़ के अच्छे सीट्स महिलाओं को भी मिलेगी। लगता है 2022 के चुनाव नजदीक आते ही जहां एक और सत्ताधारी पार्टी के दमदार प्रतिनिधि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कुछ दिन पहले ही शक्ति प्रदर्शन दिखा चुके हैं, ऐसे में विपक्ष भी जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में यमकेश्वर विधानसभा से दावेदारी कर रहे महेंद्र सिंह राणा के शक्ति प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और शहीद सीडीएस बिपिन रावत और स्वर्गीय मधुलिका रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पंवार ने कहा कि जिस प्रकार द्वारीखाल ब्लॉक में महेंद्र सिंह राणा ने विकास के गंगा बहाई है, उसी प्रकार 2022 में विजय होते ही यमकेश्वर विधानसभा का चौमुखी विकास करेंगे। यमकेश्वर में कांग्रेस नहीं जीत पाई है, यह कटु सत्य है, लेकिन 2022 में कांग्रेस यमकेश्वर जीतने जा रही है, इसमें कोई संशय, कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से जनसमूह उमड़ा है, इस बात का संकेत है, द्योतक है कि यमकेश्वर के लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। टिकट का आपने जिक्र किया है, कांग्रेस एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, कई लोग टिकट मांगते हैं और टिकट पर जो निर्णय जो है वो हमारा राष्ट्र
उत्तराखंड में कांग्रेस की ओर से सैनिकों के सम्मान में निकाली जाने वाली वीर ग्राम प्रणाम यात्रा को बीजेपी ने चुनावी ढकोसला करार दिया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसन ने ऋषिकेश में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सैनिकों का सम्मान केवल बीजेपी करना जानती है। 4 दशक से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कांग्रेस ने पूरी नहीं की। डॉक्टर भसीन ने कहा कि जनरल बिपिन रावत का नाम भूलने वाले नेताओं की पार्टी केवल वोट बटोरने के लिए ये यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस द्वारा दिखावे के लिए, सैनिकों के सम्मान के लिए जो यात्रा निकाली जा रही है वो केवल एक चुनावी शगुफा है, ढकोसला है। जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने हमेशा सेना सैनिकों का अपमान किया है और ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जो हमारे सामने हैं कि जब उन्होंने सैनिक अधिकारियों के प्रति भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। 1 रैंक 1 पेंशन को रोकने वाले, सेनाध्यक्ष को गुंडा कहने वाले और इसी प्रकार से जनरल मानिक शॉ की पेंशन में रुकावट डालने वाले और साथ ही अन्य प्रकार से सैन्य विरोधी काम करने वाले कांग्रेस के नेता तो कांग्रेस सम्मान, सैनिक सम्मान की बात करते हैं तो अपने आप में ये क्रूर मजाक लगता है। लेकिन ये भी सच है कि उत्तराखंड के पूर्व सैनिक। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।